सो हाय गाइस, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। ठीक है, इसकी पार्ट से पहले बेटा जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है उनके लिए सेकंड पार्ट कोई यूज़ का नहीं है। ठीक है, वो एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो, पार्ट 1 में बेसिकली हमने कुछ बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, इस वीडियो में बेसिकली हम इस चीज़ को कवर करेंगे कि कैसे हमारे देश में हर चीज़ का एक हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स रहा, मतलब द मेन थिंग। और ये चीज़ आपको मैंने भी एक्चुअली बहुत इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने भी ऑब्वियसली रिसर्च करा था। किसी भी यूट्यूब चैनल पे ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में तो बताया गया है, पर किसी भी चैनल पे ये नहीं बताया गया कि भैया हिस्ट्री ऑफ ट्रेड ऑफ कॉमर्स कैसे रहा। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली हम इस चीज़ को कवर करेंगे, द मेन थिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड। ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप पार्ट 1 जाके नहीं देखोगे। सो मैं भी आई बटन में ऊपर जब आप वीडियो बीच में देखोगे तो आपको एक लिंक आता रहेगा कि कैसे हमने पार्ट 1 को यूज़ करा। ठीक है, तो पहले जाके पार्ट 1 देखना, फिर पार्ट 2 पे आना। ठीक है, ताकि आपका मात्र आधे एक घंटे में पूरा चैप्टर कवर हो जाए और आप आसानी से जाके अपने यूटी टेस्ट, पीटी टेस्ट आराम से दे आओ और अच्छे नाम से। और शीट पे लिखा ना, आनंद भैया ने पढ़ाया था हमें। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, लिखना मत ऐसा। ठीक है, सुनो, ऑब्वियसली हम तो वैसे लिखते हैं 90% टारगेट, मैं नहीं लिखता भाई 100%। ठीक है, सुनो भैया, बेटा बेसिकली अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, देखो हिस्ट्री आपने अपनी क्लास 10 में ही पढ़ी होगी। ठीक है, हिस्ट्री का मतलब रहा है इतिहास। ठीक है, इतिहास को कवर करने के लिए बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो इतिहास में मैं कुछ मेन टॉपिक जो मैं आपको स्टार्ट करना चाहूँगा। देखो पहला आता है बेटा, पहले हम स्टार्ट करेंगे द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, पहला ही पॉइंट आता है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स से। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने देखा था मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी आ रही थी, बहुत ज़्यादा बेहद आ रही थी, तो इस बार कोशिश मैंने की है कि राइटिंग थोड़ी अच्छी आ जाए, बट नॉट प्रॉमिसिंग। ठीक है, सुनो बेटा, अगर मैं हिस्ट्री ऑफ ट्रेड की बात करूँ, देखो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड में बेसिकली हमारे पास 3 चीज़ें बहुत कॉमन थी हमारे देश में। एक था हमारे देश का सिल्क, ठीक है, कॉटन और मसाले। इसको दिमाग में बिठा कर चल लो, तभी ये चीज़ आने वाली है। ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ। बेसिकली बेटा हिस्ट्री को बताने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन थी। एक का नाम क्या था बेटा, सिल्क, जो मम्मी अक्सर साड़ी घर में पहना करती हैं। दूसरी चीज़ आती है हमारे सामने कॉटन। तीसरी चीज़ आती है हमारे सामने मसाले। मसाले वो चिकन मसाला, गरम मसाला, ये वो मसाला वगैरह वगैरह वगैरह। यही मसाले आपको पता है हमारे देश में आने वाले कुछ समय के लिए एक इंडिकेशन दे रहे थे लोगों को कि कैसे वो हमारे देश के अंदर एंटर कर सकें। आपको याद होगा कि आपने कुछ समय पहले पढ़ा होगा कि वास्को ड गामा वाज अ बिजनेसमैन हु एंटर्ड इन अवर इंडिया टू इन सर्च ऑफ सम बिजनेस। यही एक माना थी जिसने हमें ब्रिटिशर्स को एक आगमन दिया था, ब्रिटिशर्स को एक अट्रैक्शन दिया था, ताकि वो बेसिकली एक इतिहास रच सकें। देखो सुनो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, हिमालयाज इन द साउथ। ठीक है, साउथ कह रहा हूँ, सॉरी, इन द नॉर्थ। ठीक है, कोलकाता में कहाँ हिमालय पहुँचा रहे हैं। ठीक है, हिमालय बेसिकली नॉर्थ में हमारे सिचुएटेड है। ठीक है, जितना सब कॉन्टिनेंट रीजन है इंडिया का, इट इज़ क्लियरली रिलेटेड विद द हिमालयाज। दूसरा पॉइंट आता है बेटा सिल्क रूट। ठीक है, सिल्क रूट प्लेज आ वेरी मेजर रोल while involving around the main thing that is complete हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। दोबारा बोल देता हूँ, सिल्क एक ऐसा साधन था जो क्लियरली इन्वॉल्व करता था हमारे देश में आकर्षित करने वाले। तुमको क्या लगा अंग्रेज आपके देश में क्या करने आए थे? ऐसा क्या था भारत में उनको भारत ही मिला कब्जा करने के लिए, और देश कब्जा कर लेते। एक तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सिल्क। ठीक है, सिल्क की खेती बेटा इंडिया में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि और देश इस चीज़ को फेवरेबल डेस्टिनेशन नहीं समझता। इंडिया का वेदर क्लाइमेट, ठीक है, इंडिया की फेवरेबल डेस्टिनेशन, साथ में साथ इंडिया के चीप लेबर, ये सिर्फ इंडिया को फेवरेबल डेस्टिनेशन बनाती है ताकि सारे देश इंडिया की तरफ आकर्षित होते हैं। भारत के मसाले और किसी भी देश में कहीं भी नहीं पाए जाते। दोबारा बोलता हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमारे पास पहला पॉइंट आता है, ध्यान सुनना मेरे साथ, हिमालय इन द नॉर्थ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन। क्या बोलेगा भाई इसको? इंडिया सब कॉन्टिनेंट रीजन। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट आता है सिल्क रूट प्लेज अ मेजर रोल इन इन्वॉल्विंग द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है जी। इसी के बाद बेटा तीसरा पॉइंट आता है विद द हेल्प ऑफ वेल्थ अर्न थ्रू अ ट्रेड। जितने भी हमारे देश में वेल्थ अर्न करी गई एक्सटर्नल सोर्स से, दीज 3 वर इक्वली इंपॉर्टेंट। बाहर के देश में मसाले एक्सपोर्ट हुए, बाहर के देश में सिल्क एक्सपोर्ट हुआ,
या कॉटन एक्सपोर्ट हुई जो और देशों में नहीं था, वो इंडिया में था। ठीक है जी, सुनो मेरी बात। अब बेटा जिस चीज़ को कवर करने के लिए यहाँ पे हमने 3 पॉइंट पढ़े, इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट क्या आया बेटा, हिमालयज इन द नॉर्थ सब कॉन्टिनेंट रीजन। दूसरा पॉइंट क्या आया, सिल्क रूट्स प्ले द मेजर रोल इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तीसरा पॉइंट क्या आया, विद द हेल्प ऑफ वेल्थ, जितने भी इंडिया के पास वेल्थ थी या कितने भी इंडिया का पैसा था, टू द चीफ किंगडम्स एंड इंपोर्टेड ट्रेड सेंटर्स फ्लोरिश्ड इन द इंटरनेशनल ट्रेड, जिसके वजह से हमारे देश में बहुत बड़े बड़े ट्रेड सेंटर्स आर इक्वली बिल्ट इन द इंडिया विद द कंप्लीट वेल्थ ऑफ इंडिया। जैसे बेसिकली आई ऑल्सो वर्क इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डिपार्टमेंट, तो आई ऑल्सो गो फॉर दिस कि हमारे देश में जितनी इनकी वेल्थ एक्सटर्नल वेल्थ होती है, इट इज़ ऑलवेज बीन अर्न थ्रू बाय द एक्सपोर्ट और बाय द इम्पोर्ट। यहाँ तक कोई डाउट? इंपोर्ट में कितने पॉइंट आए बेटा, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में 3। ठीक है जी, आपको बताने जा रहा हूँ। देखो अब यहाँ तक तो बेटा इस टाइम पे हमारे देश में SBI या फिर HDFC तो नहीं था। अब हमारे देश में ऐसा क्या था भैया जो मतलब बैंकिंग सिस्टम तो उस टाइम नहीं था। ठीक है, उस चीज़ को बताऊँ। देखो बेटा इस चीज़ से पहले हमारे देश में ना SBI HDFC या कोई भी कमर्शियल बैंक या RBI वगैरह नहीं था। हमारे देश में एक सिस्टम का बैंकिंग का नाम था, उस बैंकिंग का नाम था इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। क्या नाम था उस बैंकिंग का? इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। मेरे साथ साथ जोड़ डाउन करते जाना, बहुत आसान चैप्टर है बेटा, मात्र 45 मिनट्स में कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। दोबारा बोल देता हूँ बेटा, पहला आता है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, ऐसा बैंकिंग सिस्टम जो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स से चला हुआ आ रहा था। पहली चीज आती है भैया कि मेटल्स आर द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मेटल्स होती हैं दैट आर द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब जो कॉइन्स बनते थे, सिक्के बनते थे, वो नोट नहीं थे। गांधी जी नहीं थे उस टाइम, गांधी जी तो खुद जिंदा थे उस टाइम, खुद ही बच्चे थे, वो नोट पे कैसे आएंगे? तो उस टाइम कौन थे, कौन से के चलते थे? इट मीन्स द मेटल कॉइन्स। कौन से कॉइन्स थे बेटा? वो मेटल कॉइन्स वर द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहां तक कोई भी डाउट? ठीक है जी, सुनो मेरी बात। अब यहाँ पे हमारे सामने 2 तरह के अच्छा अब मैंने बोला कि ये एक बंदा है राम। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, आई नो। ठीक है, ये बंदा है राम, इसको ना अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ी 40,000 रुपये। गरीब किसान है बेचारा, ये चला गया साहूकार के पास। ठीक है, साहूकार बेचारा मोटा लाला था, और इसने बोला कि भैया मैं ले तो लूँगा, पर तू मेरे पे प्रूफ क्या है, तू मेरे पैसा ना लौटा पाया फिर क्या कर लूँगा मैं? कॉमन सी बात है, इसके पास अपने पास ये साहूकार शाम क्या ऐसा प्रूफ रखे कि भैया इसकी जो इसने क्रेडिट पे उधार पे पैसा दिया है, किसे प्रूफ रहे कि भैया इस तारीख को इसने राम को इतना पैसा दिया? कोई बॉन्ड तो था नहीं उस टाइम। इस चीज़ को कवर करने के लिए बेसिकली बेटा मेरे पास 2 तरह के डॉक्यूमेंट हमारे हिस्ट्री ऑफ ट्रेड कॉमर्स में आते हैं, जो हर बार MCQ की फॉर्म में स्कूल या वगैरह टेस्ट कॉपी में आपके पूछ ले जाते हैं। ठीक है, CBSE तो पूछ लेता है। ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ, 2 तरह के डॉक्यूमेंट है। 2 तरह के डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? डॉक्यूमेंट सच एज, इसलिए ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ, देख लो ध्यान से देखना, सच एज हुंडी एंड चिट्ठीज। हुंडीज एंड चिट्ठीज वर द प्रूफ ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। देश में किसी भी तरह की जितनी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रही थी, इट इज क्लियरली इन द इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। ठीक है जी, दोबारा बोल देता हूँ, देखो बेटा इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में 2 बातें आई। पहली बात कौन सी निकल के आई? मेटल कॉइन्स वर द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा पॉइंट, डॉक्यूमेंट कौन से प्रूफ के नाम थे? एक का नाम क्या था? हुंडीज, एक का नाम क्या था? चिट्ठीज। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है भैया। तीसरा पॉइंट क्या आता है, देखो सुन लो भैया। हमारे देश में हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स से एक सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को भी मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन करा है, प्लीज जाकर देखना बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम को हटाने के लिए मनी प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। दोबारा बोल देता हूं, मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर डिसकंटिन्यूइंग द सिस्टम ऑफ बार्टर सिस्टम। दोबारा बोल देता हूं, बार्टर सिस्टम को घटाने के लिए, बार्टर सिस्टम को हटाने के लिए किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा? मनी ने। या तो कोई भी डाउट? दोबारा बोल देता हूं बेटा, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में कुल मिला के 3 बातें निकल के आई। पहली बात निकल के कौन सी आई? मेटल कॉइन्स। क्या बोलेगा भैया इसको? मेटल कॉइन्स। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट निकल के आया, 2 डॉक्यूमेंट के नाम कौन कौन से थे?
हुंडीज और चिट्ठीज फॉर कौन सी ट्रांजेक्शंस? क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला भैया? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट वी नीड टू डिसकंटिन्यूइंग दिस सिस्टम। डिसकंटिन्यू करने के लिए हम क्या लेके आए? हम किसका यूज करने लगे? पैसों का। इसी के साथ बेटा तीसरा पॉइंट और आता है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम कुल मिला के, एक सेकेंड का टाइम तो मुझे, या हाँ जी, मतलब कुल मिला के 3 पॉइंट तो भैया हमने जॉट डाउन कर लिए हैं, ठीक है जी। अब इसी के पास हाँ एक चीज कौन सी बात है, रूरल लाइफ थी हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में। जब रूरल लाइफ थी बेटा, रूरल लाइफ को ठीक करने के लिए हमारे पास बेसिकली 2 चीज की जरूरत होती थी कि एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। दोबारा बोल देता हूं बेटा, 4 पॉइंट मेरे सामने मोटे मोटे आ गए इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम में। पहला पॉइंट कौन सा है? मेटल कॉइन्स वर अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा पॉइंट कौन सा बोला भाई मैंने? डॉक्यूमेंट सच एज हुंडीज एंड चिट्ठीज आर द वेरिएबल प्रूफ ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। दोबारा बोल भाई, पहला क्या बोला मैंने? मेटल्स आर द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा क्या बोला मैंने? डॉक्यूमेंट सच एज हुंडीज एंड चिट्ठीज आर द प्रूफ ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तीसरा क्या बोला भैया मैंने? कि बार्टर सिस्टम को हटाने के लिए हमने क्या यूज करा? मनी। चौथा क्या बोला भैया मैंने? एग्रीकल्चर एंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स आर द मेन सोर्स ऑफ इनकम। दोबारा बोल देता हूं, एग्रीकल्चर और जानवरों को चराना और खेती करना इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में यही 2 बिजनेस थे जिससे पैसा अर्न करा जाता था। यहां तक किसी तरह की डाउट? और एक 5वां पॉइंट आ जाता है ऑल्सो वीविंग, वीविंग ऑफ क्लोथ्स, कॉटन, डाइंग्स, फैब्रिक्स, और आप समझ लो मैन्युफैक्चरिंग कार्ड्स, बुलक कार्ड्स। यही हमारे देश का कुल मिला के एक इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम रहा जिससे हमारे देश में पैसा आया गया, चेंज हुआ, एक्सचेंज हुआ। कितने पॉइंट निकल के आए? 5। शेर का पंजा 5। पहला पॉइंट क्या है भैया? मेटल कॉइन्स वर कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ट्रेड ट्रांजैक्शन को प्रूव करने के लिए कौन से 2 डॉक्यूमेंट है मेरे सामने? हुंडीज और चिट्ठीज। दूसरा क्या बोला मैंने? बार्टर सिस्टम को कम करने के लिए कौन प्ले करता है रोल? मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। फिर मैंने बोला चौथा, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। क्या बोलेगा भाई? एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वर द इंपॉर्टेंट जॉब रोल और द रूरल पीपल। ठीक है। सारा 5वां पॉइंट क्या आता है? वीविंग ऑफ क्लोथ। गिविंग होते थे, गाने चरखे चलाते थे ना अपना, कपड़े को सेतु को सीध करने के लिए, मतलब से आपका कपड़ा बनता है, कपड़े के धागे बनते हैं, उसको कहते हैं वीविंग। वीविंग ऑफ कॉटन, डाइंग, फैब्रिक, कॉटन वुड वगैरह वगैरह। ठीक है। सुनो जी, कुल मिला के इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम में कितनी बातें हैं बेटा? 5। चलो जी, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं? ठीक है, चलो अब आगे चल लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ से बेटा अब यहाँ पे मेरे पास हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स दूसरा पार्ट आ रहा है, उसको बोलते हैं राइज ऑफ इंटरमीडिएटरीज। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिकली बिचौलियों का आगमन बढ़ना। दोबारा बोल देता हूँ, हमारे देश में बिचौलियों का बहुत बड़ा योगदान था। इसको बोलते हैं राइज ऑफ इंटरमीडिएटरीज, कि हमारे देश में बिचौलिए कौन कौन थे। सुनो जी, अब कॉमन सी बात है, मैंने बोला कि मैं ना एक मैन्युफैक्चरर हूँ। ठीक है, मैं बिस्कुट बनाता हूँ। अब मुझे पता है मैंने एक साथ मैन्युफैक्चर करके 1000 बिस्कुट के पैकेट बना लिए। इस बिस्कुट के बिकेंगे नहीं बिकेंगे इसकी गारंटी कौन लेगा? अगर कुछ समय तक मैंने बिस्कुट बनाए तो ये बिस्कुट मार्केट में बिकेंगे, नहीं बनाए तो ये बिस्कुट खराब हो जाएंगे। मेरी लागत, मेहनत, मजदूरों की लागत और लेबर का चार्ज, सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, मशीन का चलना, जब तक ये 100,000 बिस्कुट मार्केट में बिकेंगे नहीं तो मुझको पैसा कहाँ से मिलेगा? तो कोई भी डाउट नहीं भैया। मतलब इंटरमीडिएटरीज का बहुत बड़ा योगदान तो था भैया, कि हमको किसी भी तरह का अगर इंटरनेशनल बिजनेस लेना है, मतलब इंटरमीडिएटरीज प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इंटरमीडिएटरीज प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज टू द मैन्युफैक्चरर। जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये बिल्कुल हिम्मत देते हैं कि आप चिंता ना करो, आपके 1000 बिस्कुट को सेल करने के लिए हम बीच में बैठे हैं, हम अल्टीमेटली इसको रिटेलर तक पहुंचाएंगे, कंज्यूमर से आपको पैसा आएंगे। कौन बात है, मैन्युफैक्चरर को तब तकलीफ नहीं आएगा, वो माल क्यों बनाएगा?
वो माल बनाएगा नहीं, मार्केट में सेल नहीं होगा, तो कॉमन सी बात है बिजनेस नहीं होगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। मत सारे साथ भैया कौन एक साथ आ जाएंगे? हाँ जी, एक साथ आ जाएंगे। दोबारा बोल देता हूं बेटा, इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज टू द मैन्युफैक्चरर बाय एज्यूमिंग फॉर द रिस्क, किसी भी तरह का रिस्क या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आएगी तो वो क्लियरली इंडिकेट द राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स। मतलब इंटरमीडिएट्स आपको ये विश्वास दिलाएंगे कि आपका जो माल है वो मार्केट में बिक जाएगा। इसी के बाद बेटा दूसरा पॉइंट आता है ड्यूरिंग मुगल पीरियड। मुगल के टाइम से हमारे देश में, मुगल के पीरियड से द डेज ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी, हमारे देश में बेसिकली द इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ, एक तरह के बिचौलिए पाए जाते थे, उनका नाम क्या था? जगत सेठ। किसके टाइम से? मुगल पीरियड के। कब? किसकी डेज के? ईस्ट इंडियन कंपनी के। जिस टाइम हमारे देश में ईस्ट इंडियन कंपनी हमारे देश में आ रही थी, उसी टाइम पे बेसिकली मुगल पीरियड में बिचौलियों का नाम क्या था? द इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ। दोबारा बोल देता हूं, द इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल एट द टाइम ऑफ मुगल पीरियड एंड द डेज ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी। तो बेटा राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स में 2 पॉइंट निकल के आए कि मैन्युफैक्चरर को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने में इंटरमीडिएट्स बहुत मदद करते हैं। दूसरी चीज, मुगल पीरियड के टाइम में, ईस्ट इंडियन टाइम के डेज में क्या नाम था बिचौलियों का? द इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ। सुनो जी, 2 पॉइंट निकल के आए बेटा ईस्ट इंडियन कंपनी में। यही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है? 2 पॉइंट निकल आए, तेरे 4 नंबर पक्के 100%। कोई डाउट यहां तक? सुन लो भैया। चलो जी, यहां से राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स खत्म होते तो हमारे पास तीसरा टॉपिक का नाम आ रहा है बेटा ट्रेड, ट्रांसपोर्ट। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से आज के टाइम पे ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं? मतलब मेरे हिसाब से तो भैया ट्रांसपोर्ट 3 तरीके से मैं ट्रैवल करता हूँ। एक हो गया एयर, एक हो गया रेल, एक हो गया रोड, और एक वाटर। हाँ या ना? रेल भी रोड में आती है वाटर ले लो, 3 ही होते हैं भाई, मैं 4 लिख रहा हूँ, ठीक है? 3 ही आते हैं, एयर, वाटर, रोड, ठीक है जी। अच्छा, अब हिस्ट्री ऑफ ट्रेड में मुगल टाइम में एरोप्लेन तो बने नहीं, कॉमन सी बात है। राइट ब्रदर्स तो बाद में आए भी जिन्होंने प्लेन बनाया था। अब प्लेन तो एयर से तो ट्रांसपोर्ट हो नहीं सा रहा, मतलब जितना ट्रेड होगा वो या तो रोड से होगा या वाटर से होगा। और रोड और वाटर के लिए हमारे देश में कुछ मेजर ट्रेड सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक फटाफट से साइड की कॉपी की मार्जिन में 2 स्केल बना के फटाफट से मेजर ट्रेड सेंटर्स लिख लो फटाफट से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में 5 सेंटर्स पूछ ले तुमको पता होने चाहिए। पहले नाम लिख लो पाटलिपुत्रा, पहले मेजर ट्रेड सेंटर का नाम लिख लो पाटलिपुत्रा। दूसरे का लिखो पेशवार, पेशवार के बाद लिखो बेटा तक्षशिला, ठीक है जी। उसके बाद लिख लो बेटा उज्जैन। अपने गुजराती बहन भाई बहुत बड़े वाले बिजनेसमैन होते हैं भैया, बोलो जय गुजरात, ठीक है जी। और इसी के साथ एक और लिख लो मथुरई, मथुरई छोड़ो, एक काम लिख लो मथुरा लिख लो, ठीक है। 5 लिख लो, 1 2 3 4 5, पाटलिपुत्रा, पेशवार, तक्षशिला, उज्जैन और आपका मथुरा। मतलब मेजर ट्रेड सेंटर्स थे जहां से हमारे देश में सारे ट्रेड हुआ करते थे एट द टाइम ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। चलो जी वापस आ जाओ अपने ट्रांसपोर्ट पे। ये मैंने इसलिए लिखवाया बेटा क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार स्कूल में पूछ ले जाते हैं कि मेजर ट्रेड सेंटर के 5 नाम लिख दो। और कुछ एक काम कर लो, कॉपी की मार्जिन जहाँ पे ऊपर नाम लिखते हो ना, कॉपी की मार्जिन के ऊपर मेजर ट्रेड एक्सपोर्ट लिख लो। एक तरफ लिखना एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को डिनोट करते हैं हम एक्स सिंबल से, इंपोर्ट को डिनोट करते हैं बेटा हम एम सिंबल से। दोबारा बोल देता हूँ, एक्सपोर्ट को करते हैं एक्स से, इंपोर्ट को करते हैं एम से, ठीक है जी। मेजर एक्सपोर्ट लिख लो बेटा, मेजर एक्सपोर्ट्स में लिख लो स्पाइसेस, वीट,
शुगर, इंडिगो, कॉटन और एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है। इंपोर्ट में लिख लो हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट, चाइनीज सिल्क, वाइन, गोल्ड, ठीक है जी। यहाँ तक कोई भी डाउट? और एक काम कर लो उसके बाद, हाँ जी, अब वापस आ जाओ अपने ट्रांसपोर्ट पे। सुनो जी, अब कुल मिला के बेटा जब मैं ट्रांसपोर्ट की बात करता हूँ, देखो हमारे देश में ट्रांसपोर्ट वॉज डन ओनली बाय द टू वेज। तो पहला पॉइंट तो भैया यही आ गया, मैं बोल रहा हूँ बेटा जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसी से पॉइंट बन रहा है। दिस इज द बिजनेस। जितना हम सोचते हैं कि भैया बिजनेस इतना हार्ड है, उतना बिजनेस हार्ड नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट वॉज डन बाय लैंड एंड वाटर, ठीक है जी। पॉपुलर इन एशियन टाइम, पॉपुलर इन एशियन टाइम्स। या तो कोई भी डाउट? दोबारा बोल देता हूँ, ट्रांसपोर्ट बाय लैंड एंड वाटर वॉज पॉपुलर इन द एशियन टाइम्स। दूसरा पॉइंट आता है बेटा, ट्रेड रूट्स वर स्ट्रक्चरली वाइड एंड स्पीडी। ट्रेड रूट्स वर स्ट्रक्चरली मतलब जो रोड बनाई गई थी वो बहुत चौड़ी बनाई थी, ताकि जो रोड के ट्रेड, इनकी जो रूट्स थी या रोड थे वो आसानी से ट्रक आ जा सके। या तो कोई भी डाउट? दोबारा बोलता हूँ, ट्रेड रूट्स वर स्ट्रक्चरली वाइड एंड सुटेबल फॉर स्पीड एंड सेफ्टी। सेफ्टी को ध्यान रखते हुए उनको बहुत चौड़ा बनाया गया था, ठीक है। इसके साथ, इसी के साथ मैरीन टाइम ट्रेड, जितना सारा समुद्र के थ्रू ट्रेड होता था वॉज विद द मेन इंपॉर्टेंट कोस्ट, जिस कोस्ट का नाम था मालबार कोस्ट। क्या नाम था बेटा उस कोस्ट का? मालबार कोस्ट। द मैरीन टाइम ट्रेड मतलब ट्रांसपोर्ट के अंदर कितनी बातें आई बेटा? 3। पहला क्या बोला मैंने? ट्रांसपोर्ट बाय द लैंड एंड वाटर वाज पॉपुलर इन एशियन टाइम। मैंने ही बताया कि एयर तो था ही नहीं, तो बचा कौन कौन सा? वाटर और रोड। ट्रेड रूट्स, जो रूट्स की ट्रेड रूट्स के लिए रोड बनाई गई थी वो वाइड बनाई गई थी, ताकि स्पीड से व्हीकल निकल सके और सेफ्टी के साथ निकल सके, ठीक है जी। उसी के साथ इधर पॉइंट आता है बेटा मेरीन टाइम ट्रेड। मेरीन टाइम ट्रेड के लिए मेन कोस्ट कौन सा था? मालाबार कोस्ट। यहाँ तक कोई भी डाउट? मतलब ट्रांसपोर्ट में भैया 3 बातें निकल के आई कि भैया ट्रांसपोर्ट बाय लैंड एंड वाटर वर पॉपुलर इन द एशियन टाइम्स, ट्रेड रूट्स वर स्ट्रक्चरली बिल्ड वाइड एंड विद द सेफ्टी, ठीक है जी। उसी के साथ हमारे पास ट्रांसपोर्ट में और कौन सा पॉइंट आता है? हाँ जी, और मालाबार कोस्ट बेसिकली आपका बेटा मुगल टाइम चलता हुआ आ रहा है, मुगल पीरियड्स। ऐसा कहते हैं मुगल पीरियड वॉज काइंड ऑफ एंशिएंट मुगल पीरियड। देखो मुगलों ने हमारे देश के लिए कुछ मैं ये नहीं कहूँगा, आई एम नॉट लाइक एनीथिंग अपोजिंग ऑफ दैट, मतलब मुगलों ने हमारे देश के लिए कुछ अच्छा ही किया था, ठीक है। कुछ परसेंट अच्छा करा, कुछ बिगाड़ करा, जो भी था, दैट्स नॉट अवर फाइटिंग अ पॉइंट, ठीक है, दैट्स नॉट अवर कंसर्न ऑल्सो, ठीक है। सुनो, अब यहीं से बेटा हमारे पास आता है मर्चेंट, लास्ट अब इसी का पॉइंट आ रहा है मर्चेंट कॉर्पोरेशन। सुनो, दोबारा बोलता हूँ, ट्रांसपोर्ट में कितने पॉइंट? 3। ऐसे ही हमारे साथ क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट में 3 पॉइंट, राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स में 2 पॉइंट, और 5 का पंजा किस में आया था बेटा? इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। चलो जी, 5 2 3 कितना है भैया? 5 2 3 कितना बोला मैंने? 5 2 3। चलो जी, कोई बात नहीं, अब आगे पहुंच जाओ। अब इसी के साथ बेटा इस पॉइंट में आता है मर्चेंट कॉर्पोरेशन। सुनो जी, मर्चेंट कॉर्पोरेशन मतलब हमारे हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में मर्चेंट का क्या योगदान अब तक रहा था। सुनो जी, हेडिंग का ही नाम आपके उसमें भी दे रखा होगा, मर्चेंट कॉर्पोरेशन। सुनो जी, मर्चेंट कॉर्पोरेशन में बेटा पहला पॉइंट आता है कि ट्रेडर्स हैड टू पे अ हैवी ड्यूटी। ट्रेडर्स को हिस्ट्री ऑफ ट्रेड और कॉमर्स से एक ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, उस ड्यूटी का नाम था ऑक्ट्राय। क्या नाम था ड्यूटी का बेटा? ऑक्ट्राय ड्यूटी। दैट वर मोस्ट ऑन द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, मतलब जितने भी हम इंपोर्ट करेंगे आर्टिकल्स, उसके ऊपर कौन सी ड्यूटी लगेगी बेटा? ऑक्ट्राय ड्यूटी। याद रखना, ट्रेडर्स मर्चेंट कॉर्पोरेशन में कौन सी ड्यूटी पे करते थे? ऑक्ट्राय ड्यूटी, ठीक है। इसी के साथ दूसरा पॉइंट आता है कि कस्टम ड्यूटी जो होती है वो वेरी करती थी। वेरी का मतलब होता है चेंजेबल।
फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, जैसे जैसे आप स्टेट से स्टेट ट्रेवल करोगे आपकी जो कस्टम ड्यूटी है वो चेंज होती आती है। दोबारा बोल देता हूं, मर्चेंट कॉर्पोरेशंस में बेटा दो तरह के पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट क्या बोला, ट्रेडर्स को कौन सी ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, ऑक्ट्राय ड्यूटी। दूसरा मैंने ये बोला कस्टम ड्यूटी जो थी वो वेरी करती थी डिफरेंट टू डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है जी। इसी के साथ गवर्नमेंट के लिए फेरी टैक्स, गवर्नमेंट के लिए कौन सा टैक्स बेटा, फेरी टैक्स वॉज एन अनदर सोर्स ऑफ इनकम। गवर्नमेंट जिस चीज़ से इनकम कमाती थी कौन सा टैक्स था बेटा, फेरी टैक्स। फेरी टैक्स बेसिकली बेटा आपने अक्सर अपने गली मोहल्ले या फिर सब्जी मंडी में देखा होगा, सब्जी लगाते हैं उनको कुछ पैसे देना पड़ता है गवर्नमेंट नगर निगम के लोग जो आते हैं मांगने वाले, कई बार पुलिस वाले भी आते हैं कई बार मांगने के लिए, या फिर कोई भी नाम है नगर निगम का अथॉरिटी होती है, जीडी की अथॉरिटी होती है, जीडी हो गया कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, उसको आप एक छोटा सा फीस पे करोगे अपने मुलाकात लगाने के लिए, ठेरी लगाने के लिए, ठीक है जी। और गिल्ड एक नाम मैं बता रहा हूँ, गिल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड ये, द गिल्ड, द चीफ कलेक्टर ऑफ द टैक्स। जो सारा टैक्स ये लोग कलेक्ट करते थे उस बंदे का नाम क्या रखा था इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में, गिल्ड। क्या बोलते थे बेटा उसको, गिल्ड। दोबारा बोल देता हूँ बेटा, मर्चेंट कॉर्पोरेशन में हमारे पास 4 पॉइंट निकल क्या है। पहला पॉइंट क्या है, ट्रेडर्स को कौन सी ड्यूटी पे करते थे, ऑक्ट्राय ड्यूटी, ठीक है। कस्टम ड्यूटी जो थी वो वेरी करती थी स्टेट टू स्टेट, चेंजेबल थी, ठीक है। और मेजर सोर्स कौन सा था गवर्नमेंट का, द फेरी टैक्स। और साथ ही साथ द गिल्ड्स वर द चीफ कलेक्टर ऑफ द टैक्स। जितना सारा जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो द चीफ कलेक्टर थे और सेटल करते थे एट द मार्केट टोल ऑन द बिहाफ ऑफ फेलो मर्चेंट्स, ठीक है। जितने सारे फेलो मर्चेंट्स थे उनके बिहाफ पे जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो कौन थे, द गिल्ड्स। कोई दिक्कत यहाँ तक। मर्चेंट कॉर्पोरेशन में 4 बातें, मेजर ट्रेड सेंटर्स हो गए हमारे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गए, ठीक है जी। सुनो जी अब आगे तक हमने बेसिकली अब तक हमने इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा था कैसे कैसे हुआ, ठीक है। राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने तुमको कुछ मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट बताए थे कि हमारे देश में मेजर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस किस चीज़ों के होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अब मैं तुमको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, देखो अब आता है मेजर एक्सपोर्ट। ये तुमको मैं लास्ट बार बता दिया था, ठीक है। इंपोर्ट कौन कौन चीज़ें होती हैं हमारे देश में वो चीज़ें बताई थी मैंने तुमको, ठीक है। अब मैं आपको बेसिकली जो बताने वाला हूँ दैट इज़ लाइक द कॉर्पोरेशंस ऑफ मर्चेंट, ठीक है। मर्चेंट्स का हमारे देश में, हमारे हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में कैसे कैसे कॉर्पोरेशन रहा, इस चीज़ को अब हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो साथ में बने रहना गाइस। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था, देखो इस वीडियो को जब तक आप पार्ट 1 इसका जब तक आप नहीं देखोगे, ठीक है, तब तक आपको ये वीडियो देखनी बिल्कुल एक बेकार की चीज़ है, ठीक है। पार्ट 1 आपको आई डॉट करके कोने पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, उस पार्ट 1 को क्लिक करना, पूरी पार्ट 1 देख के आना, फिर ये पार्ट 2 पे आना, ठीक है। बिकॉज इट्स लाइक एन, अगर आप आधे 1 घंटे में इसे पूरा कर लो, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट यू आ लॉट बेटा। बहुत ज़्यादा आसान है एक चैप्टर को कवर करना विद इन हाफ आवर ऑफ अ लेक्चर ऑफ मेरे साथ बनोगे, बिलीव करो मैं इतने अच्छे नंबर दिलाऊंगा जो आज तक कभी 10th में आए भी नहीं होंगे, शायद 9th में ना आए होंगे तुम्हारे, ठीक है। सो ठीक है जी। अब सुनो, देखो लास्ट टाइम तक हमने यहाँ तक हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कर लिया था, ठीक है। हमने इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम हमारा हो गया था, ट्रांसपोर्ट हमारा हो गया था, राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स हो गए थे, मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स हो गए थे, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट हमारा हो गया था, ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ में तो कुछ लिखवाई थी कि मेजर ट्रेड सेंटर्स कौन कौन से इंडिया में, ठीक है। मिथिलाई, ब्रोक और तुम्हारा तमतपल्ली और कावेरी पत्ता, ये सारी चीज़ें उनको मैंने लिखवाए थे, ठीक है, सारे नेम्स। इट्स वॉज द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है बेटा। इसके बाद मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, देखो इट्स क्लियरली वेरी इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये कई बार आपकी क्लास 11 में पूछा जा सकता है और इंडियन इकोनॉमिक्स में क्लास 12 में ये वाला टॉपिक भी है, ठीक है, कि इंडिया ने कैसे अपने आप को री इंडस्ट्रियलाइज करना शुरू करा। देखो सुनो बेटा, अब तक आपने इतिहास के बारे में पढ़ा, ठीक है। इस बात से आप एग्री करते हो नहीं करते हो, ठीक है जी। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हमने भैया पढ़ लिया। अब आप हमको ये बताओ कि भारत में इंडस्ट्रीज आनी कैसे शुरू हुई। इस चीज़ को बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइज, इंडिया री ट्राई टू इंडस्ट्रियलाइज। सुनो मेरी बात, इंडिया बिगेन
टू री इंडस्ट्रियलाइज। ठीक है जी, या आप बड़ा इसका अपनी कॉपी में एक टॉपिक बना लो, उसको पढ़ेंगे हम। देखो बेटा, इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद बेसिकली मेरा जो देश था ना, इट इज़ गॉन ऑन द सेंट्रलाइज प्लानिंग। पहला पॉइंट आ रहा है कि 1947 के बाद मेरा देश किस में गया था बेटा? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। मतलब मेरे देश में कैसी प्लानिंग होती थी? सेंट्रलाइज्ड। दोबारा बोल देता हूँ, इंडियन बिगेन टू री इंडस्ट्रियलाइज। पहला पॉइंट क्या है बेटा? 1947 के बाद मेरा देश में चला गया था इंडियन बिकेम टू री इंडस्ट्रियलाइज। सुनो जी, उसके बाद 1952 में, दोबारा बोल देता हूँ, पॉइंट नंबर 2 आ रहा है, 1952 में इंडिया ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान निकाला। क्या निकाला बेटा? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। हम इंडियन री इंडस्ट्रियलाइज का बेटा ये मतलब होता है कि भारत में इंडस्ट्रीज का उपभोक्ता, इंडस्ट्रीज कैसे भारत में आनी शुरू हुई, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। जहाँ पे हमने पहला टॉपिक, पहला पॉइंट बेटा क्या पढ़ा? 1947 में कौन सी प्लानिंग आई थी? सेंट्रलाइज प्लानिंग। दोबारा बोल दो, कौन सी प्लानिंग आई थी? सेंट्रलाइज प्लानिंग। 1952 में कौन सा प्लान लॉन्च हुआ? 1952 फर्स्ट 5 ईयर प्लान। क्या बोल रहा हूँ मैं? 1952 फर्स्ट 5 ईयर प्लान। देखो इसके अंदर हुआ क्या? द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। दोबारा बताता हूँ क्या बोलते हैं बेटा इसको? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। भारत में कैसी इंडस्ट्रीज लगाई जा रही थी बेटा? मॉडर्न इंडस्ट्रीज। कौन सी डेट को? 1952 में कौन सा 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ? 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ, जिसमें यह बोला गया कि भारत में क्या लॉन्च करी जाएंगी? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपके देश में मॉडर्न इंडस्ट्रीज का इस्टेब्लिशमेंट होगा। यहां तक कोई भी डाउट? चलो जी आगे सुनो। हाउएवर, इसके तीसरा पॉइंट आता है कि हाउएवर द इंडियन इकोनॉमिक कुड नॉट। अब जो इसके बाद जो रिजल्ट आना था वो उसको हमने देखा। हाउएवर इंडियन इकोनॉमी कुड नॉट डेवलप अ रैपिड पेस ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इंडस्ट्रीज आनी भारत में ज़रूरी थी, इस बात पे कोई दोहराई नहीं था। बट इस बात पे दोहराई ये नहीं था कि बेटा इंडियन इकोनॉमी के पास, बिकॉज देश तो ऑलरेडी आज़ादी से होकर गुजरा था, देश लुट चुका था, देश बिल्कुल बेकार हो चुका था, देश का पैसा नहीं था, मंत्री करप्टेड थे, लोग देश का फ़ायदा उठा रहे थे, बाहर कंट्रीज फ़ायदा उठा रही थी, हर जगह भुखमरी, हंगरी, स्टारवेशन, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स। उसी चीज़ में बेसिकली 1952 में कौन सा प्लान लॉन्च हुआ? फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जहाँ पे क्या बोला गया? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। बट इंडिया इस चीज़ को किसी भी चीज़ में अपनी एक सर्वाइवल नहीं कर पाया। क्या बोलोगे? इंडिया कुड नॉट सर्वाइव विद दिस प्लान बिकॉज, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कैपिटल। अभी आप लोग स्टार्टिंग में धीरे से पढ़ोगे कैपिटल क्या होता है, ठीक है? बिकॉज लैक ऑफ कैपिटल। सुनो जी, अब बिकॉज इंडिया के पास कैपिटल इसकी वजह ये नहीं थी कि इंडिया की पॉपुलेशन बेटा बहुत ज़्यादा थी। देयर वाज अ रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन रेट। ठीक है, अब सुनो, इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, दस द इंडियन रिवाइल्ड ऑन बोरोइंग फॉरेन सोर्सेज एंड इंडियन इकोनॉमी रिलाइड टू री लिबरलाइजेशन। अब जब इंडियन के पास पैसा नहीं, कुछ रोजगार नहीं, तो अब भारत करेगा क्या? भारत इस चीज़ में बेटा बाहर के देशों से लोन लेगा। बहुत प्यारी कहानी सुना रहा हूँ, देखो सुनो 1947 में कौन सी प्लानिंग आई? सेंट्रलाइज प्लानिंग। 1952 में 1952 में कौन सा प्लान लॉन्च हुआ? फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। इंडिया कुड नॉट सर्वाइव, इंडिया इस चीज में सर्वाइव कर ही नहीं पाया। रीजन बिहाइंड क्यों बेटा? रीजन बिहाइंड द लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। सुन लो, ठीक है, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद अब सुनो, जब इंडिया के पास पैसा नहीं था, इंडिया क्या करेगा? ऑब्वियसली बात है, इंडियन बाहर से लोन लेगा। तो यहाँ पे इंडिया ने चौथे पॉइंट में क्या ले लिया बेटा? फॉरेन लोन। और 1952 में मेरे देश में कौन सी पॉलिसी आई? द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। कोई दिक्कत? जहाँ पे आपने शायद अपनी क्लास 10 में एक एसटी में चैप्टर है LPG, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन।
यहाँ पे भारत ने 1991 में मनमोहन सिंह जी के कहने के बाद अपने बाहर के दरवाजे दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए खोल दिए। तो अब क्या होना था, बाहर की इंडस्ट्रीज क्या हो रही थी, बाहर की इंडस्ट्रीज भारत में कदम रख रही थी और अब हम बिजनेस करने के लिए तैयार थे। तो क्या पॉइंट बन गया भैया, इंडियन बिगेन टू री इंडस्ट्रियलाइज। तो दोबारा बोल देता हूँ बेटा, कितने पॉइंट निकल के आए इसमें, 4। कब देश आजाद हुआ, 1947 में। इंडियन बिगेन टू इंडियन बिगेन टू री इंडस्ट्रियलाइज। 1947 में कौन सा पॉइंट आया, सेंट्रलाइज प्लानिंग। 1952 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ, जहां पर क्या बोला गया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। कोई भी डाउट यहां तक। उसके बाद क्या बोला गया, इंडियन कुड नॉट सर्वाइव विद द लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इंडियंस के पास पैसा ही नहीं था, बिकॉज रीजन बीइंग द लैक ऑफ कैपिटल। अब क्या बोला चौथे पॉइंट में कि फॉरेन लोन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, मतलब द रीजन बिहाइंड इट कि इंडियन के पास फॉरेन लोन लेने के पास कोई भी और सोल्यूशन नहीं बचा था। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, गरीबी बढ़ती जा रही थी, उनको बाहर देशों से लोन लेना पड़ा, जिस वजह से कर्जे में डूबने के बाद भारत ने 1991 में कौन सी पॉलिसी लॉन्च कर दी, लिबरलाइजेशन, जहां से इंडस्ट्रीज को क्या मिल गया, री इंडस्ट्रियलाइज। मतलब भारत में दोबारा इंडस्ट्रीज लगनी स्टार्ट हो गई थी। कोई भी डाउट यहां तक, सुनो जी। गाइज लास्ट टाइम तक हमने बेसिकली अब तक हमने इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा था कैसे कैसे हुआ, ठीक है। राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने तुमको कुछ मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट बताए थे कि हमारे देश में मेजर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस किस चीज़ों के होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अब मैं तुमको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, देखो अब आता है मेजर एक्सपोर्ट। ये तुमको मैं लास्ट बार बता दिया था, ठीक है। इंपोर्ट कौन कौन चीज़ें होती हैं हमारे देश में, वो चीज़ें बताई थी मैंने तुमको, ठीक है। अब मैं आपको बेसिकली जो बताने वाला हूँ दैट इज़ लाइक द कॉपरेशंस ऑफ मर्चेंट, ठीक है। मर्चेंट्स का हमारे देश में, हमारे हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में कैसे कैसे कॉपरेशन रहा, इस चीज़ को अब हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो साथ में बने रहना गाइस। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था, देखो इस वीडियो को जब तक आप पार्ट 1 इसका जब तक आप नहीं देखोगे, ठीक है, तब तक आपको ये वीडियो देखनी बिल्कुल एक बेकार की चीज़ है, ठीक है। पार्ट 1 आपको आई डॉट करके कोने पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, उस पार्ट 1 को क्लिक करना, पूरी पार्ट 1 देख के आना, फिर ये पार्ट 2 पे आना, ठीक है। बिकॉज इट्स लाइक एन, अगर आप आधे एक घंटे में इसे पूरा कर लो, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट यू आ लॉट बेटा। बहुत ज़्यादा आसान है एक चैप्टर को कवर करना विद इन हाफ आवर ऑफ अ लेक्चर ऑफ मेरे साथ बनोगे, बिलीव करो मैं इतने अच्छे नंबर दिलाऊंगा जो आज तक कभी 10th में आए भी नहीं होंगे, शायद 9th में ना आए होंगे तुम्हारे, ठीक है। सो ठीक है जी। अब सुनो, देखो लास्ट टाइम तक हमने यहाँ तक हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कर लिया था, ठीक है। हमने इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम हमारा हो गया था, ट्रांसपोर्ट हमारा हो गया था, राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स हो गए थे, मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स हो गए थे, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट हमारा हो गया था, ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ में तो कुछ लिखवाई थी कि मेजर ट्रेड सेंटर्स कौन कौन से हैं इंडिया में, ठीक है। मिथिलाई, ब्रोक और तुम्हारा तमतपल्ली और कावेरी पत्ता, ये सारी चीज़ें उनको मैंने लिखवाए थे, ठीक है, सारे नेम्स। इट्स वॉज द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है बेटा। इसके बाद मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, देखो इट्स क्लियरली वेरी इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये कई बार आपकी क्लास 11 में पूछा जा सकता है और इंडियन इकोनॉमिक्स में क्लास 12 में ये वाला टॉपिक भी है, ठीक है, कि इंडिया ने कैसे अपने आप को री इंडस्ट्रियलाइज करना शुरू करा। देखो सुनो बेटा, अब तक आपने इतिहास के बारे में पढ़ा, ठीक है। इस बात से आप एग्री करते हो नहीं करते हो, ठीक है जी। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हमने भैया पढ़ लिया। अब आप हमको ये बताओ कि भारत में इंडस्ट्रीज आनी कैसे शुरू हुई। इस चीज़ को बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइज, इंडिया री ट्राई टू इंडस्ट्रियलाइज। सुनो मेरी बात, इंडिया बिगेन टू री इंडस्ट्रियलाइज, ठीक है जी। या आप बड़ा इसका अपनी कॉपी में एक टॉपिक बना लो, उसको पढ़ेंगे हम। देखो बेटा, इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद बेसिकली मेरा जो देश था ना, इट इज़ गॉन ऑन द सेंट्रलाइज प्लानिंग। पहला पॉइंट आ रहा है कि 1947 के बाद मेरा देश किस में गया था बेटा, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। मतलब मेरे देश में कैसी प्लानिंग होती थी, सेंट्रलाइज्ड। दोबारा बोल देता हूँ, इंडियन बिगेन टू री इंडस्ट्रियलाइज। पहला पॉइंट क्या है बेटा, 1947 के बाद मेरा देश में चला गया था, इंडियन बिकेम टू री इंडस्ट्रियलाइज। सुनो जी, उसके बाद 1952 में, दोबारा बोल देता हूँ,
पॉइंट नंबर 2 आ रहा है 1952 में इंडिया ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान निकाला। क्या निकाला बेटा? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। हम इंडियन डी इंडस्ट्रियलाइज का बेटा ये मतलब होता है कि भारत में इंडस्ट्रीज का उपभोक्ता, इंडस्ट्रीज कैसे भारत में आनी शुरू हुई, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। जहाँ पे हमने पहला पॉइंट बेटा क्या पढ़ा? 1947 में कौन सी प्लानिंग आई थी? सेंट्रलाइज प्लानिंग। दोबारा बोल दो, कौन सी प्लानिंग आई थी? सेंट्रलाइज प्लानिंग। 1952 में कौन सा प्लान लॉन्च हुआ? 1952 फर्स्ट 5 ईयर प्लान। क्या बोल रहा हूँ मैं? 1952 फर्स्ट 5 ईयर प्लान। देखो इसके अंदर हुआ क्या? द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। दोबारा बताता हूँ क्या बोलते हैं बेटा इसको? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। भारत में कैसी इंडस्ट्रीज लगाई जा रही थी बेटा? मॉडर्न इंडस्ट्रीज। कौन सी डेट को? 1952 में कौन सा 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ? 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ, जिसमें ये बोला गया कि भारत में क्या लॉन्च करी जाएंगी? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एक आपके देश में मॉडर्न इंडस्ट्रीज का इस्टेब्लिशमेंट होगा। यहाँ तक कोई भी डाउट? चलो जी आगे सुनो। हाउएवर, इसके तीसरा पॉइंट आता है कि हाउएवर द इंडियन इकोनॉमिक कुड नॉट। अब जो इसके बाद जो रिजल्ट आना था वो उसको हमने देखा। हाउएवर इंडियन इकोनॉमिक कुड नॉट डेवलप अ रैपिड पेस ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इंडस्ट्रीज आनी भारत में ज़रूरी थी, इस बात पे कोई दोहराई नहीं था। बट इस बात पे दोहराई ये नहीं था कि बेटा इंडियन इकोनॉमी के पास, बिकॉज देश तो ऑलरेडी आज़ादी से होकर गुजरा था, देश लुट चुका था, देश बिल्कुल बेकार हो चुका था, देश का पैसा नहीं था, मंत्री करप्टेड थे, लोग देश का फ़ायदा उठा रहे थे, बाहर कंट्रीज फ़ायदा उठा रही थी, हर जगह भुखमरी, हंगरी, स्टारवेशन, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स। उसी चीज़ में बेसिकली 1952 में कौन सा प्लान लॉन्च हुआ? फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जहाँ पे क्या बोला गया? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। बट इंडिया इस चीज़ को किसी भी चीज़ में अपनी एक सर्वाइवल नहीं कर पाया। क्या बोलोगे? इंडिया कुड नॉट survive with this plan because, किसकी वजह से? because of the lack of capital। अभी आप लोग स्टार्टिंग में धीरे से पढ़ोगे कैपिटल क्या होता है, ठीक है? because lack of capital। सुनो जी, अब बिकॉज इंडिया के पास कैपिटल इसकी वजह ये नहीं थी कि इंडिया की पॉपुलेशन बेटा बहुत ज़्यादा थी। देयर वाज अ रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन रेट, ठीक है? आप सुनो, इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, दस द इंडियन रिवाइल्ड ऑन बोरोइंग फॉरेन सोर्सेज एंड इंडियन इकोनॉमी रिलाइड टू लिबरलाइजेशन। अब जब इंडियन के पास पैसा नहीं, कुछ रोजगार नहीं, तो अब भारत करेगा क्या? भारत इस चीज़ में बेटा बाहर के देशों से लोन लेगा। बहुत प्यारी कहानी सुना रहा हूँ, देखो सुनो 1947 में कौन सी प्लानिंग आई? सेंट्रलाइज प्लानिंग। 1952 में 1952 में कौन सा प्लान लॉन्च हुआ? फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। इंडिया कुड नॉट सर्वाइव, इंडिया इस चीज में सर्वाइव कर ही नहीं पाया। रीजन बिहाइंड क्यों बेटा? रीजन बिहाइंड द लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। सुन लो, ठीक है? लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है? उसके बाद अब सुनो, जब इंडिया के पास पैसा नहीं था, इंडिया क्या करेगा? ऑब्वियसली बात है, इंडियन बाहर से लोन लेगा। तो यहाँ पे इंडिया ने चौथे पॉइंट में क्या ले लिया बेटा? फॉरेन लोन। और 1952 में मेरे देश में कौन सी पॉलिसी आई? द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। कोई दिक्कत? जहाँ पे आपने शायद अपनी क्लास 10 में एक केमिस्ट्री में चैप्टर है एलपीजी, ठीक है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे भारत ने 1991 में मनमोहन सिंह जी के कहने के बाद अपने बाहर के दरवाजे दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए खोल दिए। तो अब क्या होना था? बाहर की इंडस्ट्रीज क्या हो रही थी? बाहर की इंडस्ट्रीज भारत में कदम रख रही थी और अब हम बिजनेस करने के लिए तैयार थे। तो क्या पॉइंट बन गया भैया? इंडियन बिगेन टू री इंडस्ट्रियलाइज। तो दोबारा बोल देता हूँ बेटा, कितने पॉइंट निकल के आए इसमें? 4। कब देश आजाद हुआ? 1947 में। इंडियन बिगेन टू इंडियन बिगेन टू री इंडस्ट्रियलाइज। 1947 में कौन सा पॉइंट आया? सेंट्रलाइज प्लानिंग। 1952 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ, जहां पर क्या बोला गया? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। कोई भी डाउट यहाँ तक? उसके बाद क्या बोला गया? इंडियन कुड नॉट सर्वाइव विद द लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इंडियंस के पास पैसा ही नहीं था, बिकॉज रीजन बीइंग द लैक ऑफ कैपिटल।
अब क्या बोला चौथे पॉइंट में कि फॉरेन लोन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, मतलब द रीजन बिहाइंड इट कि इंडियन के पास फॉरेन लोन लेने के पास कोई भी और सोल्यूशन नहीं बचा था। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, गरीबी बढ़ती जा रही थी, उनको बाहर देशों से लोन लेना पड़ा, जिस वजह से कर्जे में डूबने के बाद भारत ने 1991 में कौन सी पॉलिसी लॉन्च कर दी? लिबरलाइजेशन, जहां से इंडस्ट्रीज को क्या मिल गया? री इंडस्ट्रियलाइज, मतलब भारत में दोबारा इंडस्ट्रीज लगनी स्टार्ट हो गई थी। कोई भी डाउट यहां तक? सुनो जी, कई लोगों को बच्चों को पता होता है हिंड्रेंस का मतलब, असली मतलब होता क्या है। देखो बेटा, हिंड्रेंस का कुल मिला के अगर मैं तुमको मीनिंग बताऊं, देखो असली मीनिंग तो आप कॉपी में लिखना तो लिख लो, बेटर तो आपका यह, ठीक है। हिंड्रेंस का मतलब होता है बेटा अ थिंग दैट प्रोवाइड ए और ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपकी देरी कर रही है और आपको रुकावट का ऑप्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है मुसीबत। अ थिंग विच इज डिले और ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब आपको फंक्शन ऑफ कॉमर्स में हिंड्रेंस क्या यूज? फंक्शन ऑफ कॉमर्स में बेटा इसका है कि फंक्शन ऑफ कॉमर्स आपको इन हिंड्रेंस से हेल्प रिमूव करने में मदद करता है। ठीक है जी, सुनो मेरी बात, ये हो पे आप सबने बना लिया होगा तो मैं सिद्धप कर दिया, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सुनो मेरी बात, पहला पॉइंट है बेटा रिमूविंग मिडिल पर्संस, हिंड्रेंस ऑफ मिडिल पर्सन। अच्छा, हिंड्रेंस ऑफ मिडिल पर्सन का मतलब ये होता है कि बेटा जैसे मैं तुमको पहले भी थोड़ा इस वीडियो बैक में जब आप देखोगे ना, कोई कोका कोला का एग्जाम था, तो कोका कोला 20 लीटर पेप्सी बना ली, अब उसका सामान वो बिक नहीं रहा, अब वो सामान को कैसे बेचे? उसको कोई मिडिल पर्सन चाहिए उस सामान को बेचने वाला। अब मिडिल पर्सन जो होगा ब्रोकर होगा या साथ वाला होगा, ही विल चार्ज अ गुड अमाउंट ऑफ कमीशन, ठीक है। इस चीज को रिमूव करने के लिए कौन सा फंक्शन आया बेटा? फंक्शन ऑफ कॉमर्स। जैसे पहला क्या बोला? हिंड्रेंस और रिमूवल ऑफ द मिडिल पर्सन, कॉमर्स। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट तकनीक समझाने जा रहा हूं जो आज तक शायद ही मेरे यूट्यूबर्स किसी भाइयों ने बहनों ने समझाया होगा आपको यूट्यूब पे, ठीक है। भैया इसी चीज़ के पैसे हैं, बाकी हम भी तुम्हारे जैसे हैं, ठीक है। सुनो, अभी तुम्हारे आ रहे हैं भैया क्यों अलग निकल के आते हैं, देखो सुनो, हमारे आज तक सब बच्चों को ये पॉइंट सबको याद करा देगा। मेरे जैसे 10 टीचर मुझसे अच्छे पढ़ाने वाले यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बिलीव मी, ठीक है। उनके अच्छा कैमरा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट नोबडी टोल्ड दैट द बेसिक स्टूडेंट, वो बेचारा जब बच्चा उसको लिखना नहीं आता, आप उसको पॉइंट कैसे याद करा सकते हो? देखो सुनो, उसके लिए तुम्हारे भैया हैं, चिंता करने वाली बात नहीं है, जोश बना के रखना पूरी वीडियो में, और ये उम्मीद रखना कि भैया को टारगेट ला के देना ऊपर का जो कोने पे लिखा हुआ है, आना चाहिए भाई टारगेट। अगर टारगेट नहीं आई तो सोच लेना घर में आकर मारूंगा, ठीक है। सुनो भाई, देख भाई, अब होता क्या है, मैंने बोला कि हिंड्रेंस और रिमूवल ऑफ द मिडिल पर्सन, ये तेरा पहला पॉइंट है। अब कई बच्चों के साथ देखो, सीबीएसई में, आई एम फ्रॉम द आईसीएसई कॉन्वेंट, ठीक है, मेरी कोई अंग्रेजी इतनी खास नहीं है, ठीक है, बट एज कंपेयर टू सीबीएसई बच्चे उनको इतनी दिक्कत आती है, उनको पॉइंट्स याद रहते हैं बट उनको पॉइंट के अंदर लिखना नहीं आता। क्या लिख के आए इसके अंदर, क्या लिखे भैया, हम कौन सी कहानी रचे? उसके लिए तेरे भैया समझाने वाले, देख तू इधर ध्यान लगा के देखियो बस, ठीक है। ऐसे लिखेगा तो यहाँ पर ऐसे एक्सप्लेन करेगा कि भैया कॉमर्स help to implement one of the important function to remove middle person, किसके बीच में से? between producer and consumer, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान जाने वाले जो मिडिल पर्सन्स हैं, उस चीज को रिमूव करने वाला कौन होता है? द फंक्शन ऑफ कॉमर्स। पहला पॉइंट क्या निकल के आता है बेटा? हिंड्रेंस ऑफ द मिडिल पर्सन। दूसरा पॉइंट देख, सुन भाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हिंड्रेंस। सुन मेरी बात, ट्रांसपोर्टेशन रिमूव हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। सुनो मेरी बात, अब दूसरा पॉइंट आता है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, कि भैया कोई सामान बहुत ज़्यादा रखा है, उसके लिए आपको वेयर हाउस चाहिए, आपको सामान को स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, पर हम इंस्टेंटली सामान को कैसे मूव करें? पढ़ा था कॉमर्स हेल्प टू फ्लो द गुड सर्विसेज एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर का माल कंज्यूमर तक लेके जाएगा, उसके लिए कौन मदद करेगा? ट्रक। क्या मदद करेगा भाई? ट्रक। तो कैसे बोलेगा? ट्रांसपोर्टेशन
रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। क्वेश्चन पता है कैसे आता है, आपको एग्जामिनर बोल देगा हिंड्रेंस ऑफ प्लेस के लिए कौन सा चीज अपनाए अपने, तो याद रखना आरएन भैया ने कहा था क्या आएगा, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अच्छा, हिंड्रेंस ऑफ मिडिल पर्सन के लिए कौन आएगा, हिंड्रेंस ऑफ मिडिल पर्सन के लिए आपका क्या आएगा भैया, कॉमर्स। ठीक है जी, कॉमर्स का पहले फंक्शन आता है द हिंड्रेंस, रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ मिडिल पर्सन। ठीक है जी, तो सुनो मेरी बात। अब यहाँ पे आता है हिंड्रेंस ऑफ टाइम। जो टाइम का ऑब्स्ट्रक्शन है, टाइम को देखो, कुछ गुड्स जो होते हैं वो पर्शिएबल होते हैं। पर्शिएबल गुड्स का मतलब होता है कि मलाई, मक्खन, सामान चीज़ें, इनको इंस्टेंटली या कंज्यूमर तक नहीं बेचा गया तो खराब हो जाएंगे। अब एग्जांपल ले लो अमूल का। अमूल ने अगर अपना सामान नहीं बेचा तो क्या होगा उस बेचारे का, वो बेचारे का सारा माल सफाई सब कुछ खराब हो जाएगा। तो चाहते क्या है भैया कि स्टोरेज और वेयर हाउस, बड़े बड़े हमारे देश में अमूल के स्टोरेज होंगे, बड़े बड़े रिलेटर्स होंगे, बड़े बड़े वेयर हाउसेज होंगे। स्टोरेज और वेयर हाउस, दोबारा बोल देता हूं, स्टोरेज एंड वेयर हाउस हेल्प टू रिमूव हिंड्रेंस, द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। दोबारा बोल देता हूं बेटा, पहला कौन सा प्रॉब्लम पढ़ी हमने, हिंड्रेंस ऑफ मिडिल पर्सन। दूसरा कौन सी पॉइंट पढ़ी हमने, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, जिसके लिए कौन सा सोल्यूशन है, ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा कौन सी पढ़ी भाई, स्टोरेज और वेयर हाउस, द प्रॉब्लम ऑफ टाइम, उसके लिए कौन सा सोल्यूशन है, स्टोरेज और वेयर हाउस। किसका प्लेस है बेटा, ये हिंड्रेंस ऑफ टाइम। ठीक है जी, अभी चार्ट बनाऊंगा उसमें चारों पांचों हिंड्रेंस सब लिख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, अब कॉमन सी प्रोड्यूसर के लिए हेल्प कौन करेगा, उसको रिस्क से लड़ने के लिए। मैं तुमको पहले ही बताया था कि हर बिजनेस के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्या, रिस्क। हर बिजनेस के लिए जिससे वो लड़ता है, वो कैसे लड़ता है, हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करने। अच्छा, पापा ने क्या लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, तेरी मेरी लाइफ क्या निश्चित है कि आज हम यहाँ तक निश्चित रह के रहेंगे, हम मैं अभी बाहर जाऊँगा, मरूंगा नहीं, कोई निश्चित है कुछ नहीं है भाई। हमारे देश में, हमारी लाइफ में, हमारी बिजनेस में, सब चीज़ों में क्या है, एक रिस्क। अगर वो हिंड्रेंस रिस्क को रिमूव करना है, इस ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करना है, दोबारा बोल देता हूँ, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को कौन रिमूव करेगा, इंश्योरेंस। कौन रिमूव करेगा, और दोबारा बोल देता हूँ, स्टोरेज हाउस के हिंड्रेंस ऑफ टाइम, ट्रांसपोर्टेशन के हिंड्रेंस, पहले क्या करी थी, हिंड्रेंस ऑफ मिडिल पर्सन। यहाँ पे डाउट, मैंने कॉमर्स में 4 पॉइंट बता दिए, सुन रहे हो ना सारे वीडियो में। पहला बोल रहा हूँ, पहला क्या बोला भाई, हिंड्रेंस ऑफ मिडिल पर्सन। दूसरा क्या बोला मैंने, हिंड्रेंस ऑफ, सोल्यूशन क्या है उसका, ट्रांसपोर्टेशन टू रिमूव द हिंड्रेंस। टाइम का है, स्टोरेज ऑफ वेयर हाउस, हिंड्रेंस ऑफ लिस्ट है स्टोरेज। अभी चाहूंगा उसे कर लेना फट से, शाबाश। सुनो भाई, अब सुनो, अब यहाँ एक चीज होगा, हर फंडिंग चाहिए होती बिजनेस करने की, प्रॉब्लम को कौन करेगा, लोन कौन देता है भाई, HFCL। तो हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस बोलेगा बेटा, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, बिजनेस के लिए कैपिटल लगा, बिजनेस को चलाने के लिए लोन देगा, एक सहारा बैंक बोलेगा भाई इसको, एक सहारा बैंक। कौन सॉल्व करेगा, बैंक। अच्छा, अब तेरा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सब कुछ आ गया, बेसिक हिंड्रेंस ऑफ मिडिल पर्सन भी हो गया, सारी सॉल्व होती जा रही हैं। अब तेरे प्रोडक्ट के बारे में, अब तेरे प्रोडक्ट बारे में पब्लिक बैठी है, उसके इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी। यहाँ प्रॉब्लम आती है हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बोलेगा भाई इसको, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बोलेगा मेरे बाबू, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन सॉल्व करेगा, अभी जो बाहर जो इश्तिहार इतने बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड पे लगे रहते हैं और दुनिया भर के तुम चैनल सब्सक्राइब करते हो, उनकी पॉपुलैरिटी होती है, क्रिएट होती है, तुमको कैसे बदलता है, कितने पॉपुलर चैनल हैं यूट्यूब पे, बड़े बड़े यूट्यूबर, तुम कैसे बदलती है वहाँ वो सपना आया था, वो चैनल होगा उसका नहीं देयर एडवर्टाइजमेंट। क्या देखा था आपका, एडवर्टाइजमेंट। तो इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है, एडवर्टाइज। कौन सॉल्व करता है, एडवर्टाइजमेंट। दोबारा बोल देता हूँ, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन किसने सॉल्व करी, एडवर्टाइजमेंट ने। दोबारा बोल देता हूँ भाई, पहला पॉइंट क्या आ रहा है, ध्यान सुन ले मेरी बात भाई, हिंड्रेंस ऑफ मिडिल पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस किसने सॉल्व करी, ट्रांसपोर्ट ने। टाइम को किसने सॉल्व करा, स्टोरेज और वेयर हाउस ने। रिस्क को किसने सॉल्व करा, इंश्योरेंस ने। फाइनेंस को किसने सॉल्व करा, बैंक ने। इंफॉर्मेशन को किसने सॉल्व करा, एडवर्टाइजमेंट ने। फटाफट से चार्ट बना रहा, फटाफट से कॉपी कर लेना यहाँ पर, सुनो 2 मिनट की वीडियो।
और फटाफट से सुनो भाई, अभी 2 मिनट में चार्ट बना देता हूँ फटाफट से। पहला आता है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, क्या लिखेगा? मेकिंग गुड्स। दूसरा आता है भाई तेरे सामने हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, इसका मतलब है कॉपी, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ठीक है, समझ जाना। प्लेस में क्या लिखेगा भाई इसको? प्लेस में बोलेंगे आप इसको ट्रांसपोर्टेशन। अब तीसरा आता भाई तेरा हिंड्रेंस ऑफ टाइम, उसके लिए कौन सा आता है? स्टोरेज और वेयरहाउस, ठीक है जी। उसके बाद चौथा क्या आता है बेटा? हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, इसको कौन सा आता है? इंश्योरेबल। कौन सा आता है? इंश्योरेंस। लास्ट बहुत प्यारा, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की कौन देता है? आपका एडवर्टाइजमेंट, एड्स, ठीक है जी। सुनो, तो इस चार्ट को फटाफट से कॉपी बना लो, बहुत हेल्प करने वाला है ये चार्ट। तुम्हारी सारी केस स्टडीज इसी के बेस के ऊपर है, फटाफट से बना लो चार्ट को, इसको जल्दी से। बना लिया सबने? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, इंफॉर्मेशन, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, आई नो दिस, पर एडजस्ट कर लेना अपने भैया के लिए। टाइम के लिए स्टोरेज ऑफ वेयर हाउसेज, प्लेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन के लिए मेकिंग गुड, ठीक है। 5 तरह के हिंड्रेंस आ गए आपके। कोई दिक्कत यहाँ तक जी? चलो जी सुन लो गाइस, मेरे हिसाब से एक लास्ट टॉपिक और बचा, उसको और कवर कर देता हूँ, फटाफट से कवर कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है जी, सुन लो बेटा, इसको कहते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस बेसिक फैक्टर। मतलब अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ये उन बच्चों के लिए भी है आने वाले समय में एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस फैक्टर, कि आपको एक बिजनेस में कौन से, एक बिजनेस स्टार्टिंग में कौन कौन से फैक्टर्स के बारे में ध्यान रखना चाहिए। देखो भाई, अच्छा बिजनेस की स्टार्ट करने से पहले तो बिजनेस को सोचेगा, नहीं सोचेगा मैं किसका बिजनेस करना चाहता हूँ नहीं चाहता। तो पहला ही पॉइंट आता है स्टार्टिंग द लाइन ऑफ बिजनेस। पहले बोल देता हूँ भाई, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तेरे पास तुझको लाइन समझना बहुत ज़रूरी है। तेरे बिजनेस की एक्चुअल लाइन क्या है? तू किस फील्ड में जाना चाहता है? तू आईटी फील्ड में जाना चाहता है? तू टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जाना चाहता है? तू प्रोडक्शन फील्ड में जाना चाहता है? तू कौन सी फील्ड में जाना चाहता है? तो स्टार्टिंग अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ द लाइन ऑफ अ बिजनेस। पहला पॉइंट क्या आता है बेटा? स्टार्टिंग ऑफ द लाइन ऑफ अ बिजनेस। दूसरा पॉइंट सुनो, साइज ऑफ बिजनेस। भैया आप बिजनेस कर रहे हो, उसके लिए आप अपने बिजनेस का साइज कैसा रखना चाहोगे? छोटा रखना चाहोगे या बड़ा रखना चाहोगे? टोटली डिपेंड अपॉन द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के स्टार्ट करने से पहले ही आप अपने बिजनेस को कितना एक्सपेंड आने वाले समय के लिए करोगे, ये किस पे डिपेंड होता है? साइज ऑफ अ बिजनेस। इसी के साथ बेटा तीसरा पॉइंट आता है चॉइस ऑफ अ फर्म। सुनो भाई, चॉइस ऑफ अ फर्म का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस को सोल प्रोप्राइटर रखना चाहते हो, पार्टनरशिप रखना चाहते हो, जॉइंट स्टॉक बनाना चाहते हो। मतलब कि आप अपने बिजनेस को एक सिंगल हैंडेड चलाओगे। अभी ये सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, जॉइंट स्टॉक क्या होता है, ये वाले आने वाले चैप्टर 2 में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। अभी खाली नाम याद रखो कि आप अपने बिजनेस को सोल प्रोप्राइटर बनाना चाहते हो, खुद चलाओगे अकेले, पार्टनर चाहोगे,
ठीक है, या फिर आने वाले साथ में उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी बना दोगे, बहुत सारे पार्टनर एक साथ मिलकर कंपनी को चलाएंगे। ठीक है, एक बिजनेस को चलाने के लिए 3 स्टेप आए पहले में। पहला क्या कहेगा भाई तू, स्टार्टिंग द लाइन ऑफ अ बिजनेस। दूसरा क्या कहेगा भाई, साइज ऑफ अ बिजनेस। चौथा क्या, तीसरा क्या कहेगा, चॉइस ऑफ अ बिजनेस। इसी के साथ चौथा पॉइंट और आता है भाई, उसको कहते हैं आपके पास फिजिकल फैसिलिटीज, कि आपके बिजनेस में कौन कौन सी फिजिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ठीक है जी, लिख दूँ, देखो पॉइंट लिखने के लिए 10 बार आए बट सारे लिख नहीं पाऊंगा, तो कंसल्टेट कर लो एक बार को। ठीक है जी, उसके बाद सुनो, उसके बाद पॉइंट आता है बेटा प्लांट लेआउट, कि आपकी कंपनी का जो प्लांट है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो कैसा बनेगा। उसके बाद टैक्स प्लानिंग। ठीक है, आप अपनी कंपनी के साथ कैसा टैक्स पे आउट करोगे। ठीक है जी, आप उनको किस तरह का टैक्स पे आउट करोगे, मतलब आपकी हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस करता है, जितना प्रॉफिट वो अर्न करेगा उसका कुछ पार्ट उसको एज अपना इनकम टैक्स के प्रति देना पड़ेगा। ठीक है जी, नहीं देते वो काला पैसा कमाए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आता है सेटिंग ऑफ द एंटर, मतलब यहाँ से आपकी एंटरप्राइज जो हो जाती है वो रजिस्टर्ड हो है, आप उसको गवर्नमेंट के पास लाइसेंस लीजिए, रजिस्टर करिए, उसके बाद सारे लीगल जो लीगल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लीजिए। पहला क्या है, स्टार्टिंग द लाइन ऑफ अ बिजनेस, साइज ऑफ अ बिजनेस, चॉइस ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, उसके बाद आता है फिजिकल फैसिलिटीज, प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट का मतलब होता है कि बिजनेस का आपका जो प्लांट है, जहाँ पे आपका प्लांट लगा हुआ है, प्लांट मतलब पौधा नहीं, जहाँ आपकी बिजनेस का ऑफिस है, आप उसका लेआउट कैसा रखना चाहते हो, कितने गेट बनाना चाहते हो, कितने फायर एग्जिट बनाना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड होता है। ठीक है, उसके बाद टैक्स प्लानिंग कैसे करना चाहते हो आप, साथ में उसके बाद आप सेटिंग ऑफ द एंटरप्राइजेस, मतलब आप अपनी एंटरप्राइज को किस तरह सेटअप करके सारे लीगल ऑब्लिगेशन, सर्टिफिकेट, लाइसेंस वगैरह आप लेके अपने कैसे इस चीज़ को कंप्लीट चाहते हो। ठीक है जी, यहाँ तक बेटा मैक्सिमम चैप्टर 1 आपका यहाँ तक इस वीडियो तक कंप्लीट होता है। ठीक है, लास्ट थिंग तक देखो बेटा, अब तक इस वीडियो में जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, लास्ट पार्ट 1 में पढ़ा, पहले पार्ट 1 पढ़ के आना, फिर पार्ट 2 पढ़ के आना। ठीक है, थैंक यू भी मेरी इस वीडियो तक, मेरे साथ इस वीडियो तक जुड़े रहे, रियली थैंक यू सो मच। ठीक है, तुम्हारे भैया भी बेसिस से उठ रहे हैं। ठीक है, सोचता कुछ गलत बोल रहे हो, कुछ गलत समझ में ना आ रहा हो तुमको। ठीक है, मैं तुमको पहले ही बोला था, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट बेटा, यू कैन जस्ट रीच मी एट टाइम। ठीक है, सुबह के 6:30 बजे तक जगह रहता हूँ मैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, कहीं भी जो चीज़ पूछ जाते हो एनी टाइम आपसे कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, इफ़ आई कैन आंसर यू, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। ठीक है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ओनली आई वॉन्ट इज़ दिस, मुझे आपसे फीस नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो ओनली थिंग इज़ दैट कि अगर आपको मेरी मेहनत आपको लगती है कि भैया अच्छा मेहनत कर रहे हैं, तो एटलीस्ट ही डिज़र्व 1 लाइक और सब्सक्राइब, तो एक लाल बटन दबा देना, मुझे उससे ही हेल्प हो जाएगी थोड़ी बहुत। ठीक है, या मैं भी तुम्हारे लिए एक अच्छा सा बोर्ड लगवा दूंगा, तो हम लोग पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, पसीने बह रहे हैं, एक AC लगा ले। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब का प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए मुझे दबा देना। ठीक है, हमारी पूरी टीम आप सबके साथ हमेशा जुड़ी हुई है। यू कैन जस्ट रीच मी एट अवर इंस्टा पेज ऑल्सो, @आस्था एजुकेशन, वहाँ पे पिंग कर दो। सारी मैम सब एक्टिव रहती हैं वहाँ पे, मैं भी एक्टिव रहता हूँ। ठीक है, जो भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, अभी बजट की क्लास 12 के लिए बजट की वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी, मैम की वीडियो भी आने वाली है। ठीक है, बस ओनली थिंग आई वॉन्ट यू कि गाइज मेरे साथ जुड़े रहना, मुझे हेल्प करना कि तुम्हारे भैया भी एक अच्छी मुकाम पर पहुँच पाएँ, उनकी मेहनत हम सफल हो पाए। एंड फॉर यू आई एम ऑलवेज 100%, मैं अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ता। थम्स अप, ऑल द बेस्ट, और ढंग से पढ़ना। 2 वीडियो में भाई ख़त्म क्लास 11 का पहला चैप्टर, और तुझे बिजनेस तेरे दिमाग में ऐसे घुस जाएगी। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो, कोई केस स्टडी हो, कुछ भी हो, अब एक वीडियो केस स्टडी की जरूर करवाऊंगा, इसमें सारी केस स्टडी सॉल्व करवाऊंगा। कोई दिक्कत वाली बात हो एनी टाइम पिंग मी, कॉल तो खैर नहीं उठा पाऊंगा, नॉट पॉसिबल, यू कैन जस्ट पिंग मी। ठीक है, आई विल ऑलवेज बी देयर, और मेल ज़्यादा मैं चेक करता हूँ तो मेल कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग ओवर दिस वीडियो, थम्स अप, गुड डे।